ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो में और वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप जो आपके सुझाव के अनुरूप है, अलग से प्रस्तुति की जा चुकी है और करती जा रही। हम एक बार फिर गुरु की आराधना कर, गुरु को नमन कर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को स्मरण करते हुए और उनसे आशीष ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके आशीष के बदौलत ही जो यहाँ पर ज्योतिष के विभिन्न अनुभागों का डिस्प्ले हो रहा है, उस पर हमने शिक्षा ग्रहण की है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी पीएचडी किया है और अभी फेस रीडिंग पर अध्ययन कर रहा हूँ। तो गुरुजनों को एक बार फिर नमन करते हैं और उनके आशीष के बदौलत ही हमारा अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका के दिल्ली चैप्टर में आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ ये बताते चलें कि वरुण एस्ट्रो द्वारा इस जो भी सूची यहाँ डिस्प्ले हो रही है उस पर हम कंसल्टेशन भी देते हैं, साथ ही साथ ज्ञान अर्जन भी कराते हैं। यह ऑफिस टॉप से एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, जीएसटी से भी संबद्ध है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम भाषा में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, हमारे जीवा पर जब भी आता है तो हम सीमित तक उसे रखते हैं, शुभ और अशुभ मुहूर्त तक, जबकि यह उससे कहीं बढ़कर है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग के बारे में हमारा जीवन में कैसा भूमिका है, हम भूमिका अदा करती है। हम अब समझ गए कि केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का यह माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को मजबूत करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ यह संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और इसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी सफल, वे भी अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं, उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं और उसमें आपकी भूमिका ही हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं पंचांग के पहले भाग में। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज की तिथि 1 जून 2025, माह ज्येष्ठ, शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:36। सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:36 PM। दिशाशूल पश्चिम, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े, बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें, यात्रा शुभ हो। पंचांग के 5वां दिन रविवार, तिथि रात्रि के 7:59 तक खष्ठी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र रात्रि के 9:36 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा, योग प्रातः 9:11 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात, करण प्रातः 8 बजे तक कौलव और तत्पश्चात रात्रि के 7:59 तक तैतिल, उसके बाद गर्भ। तो ये रहे पंचांग के 5। शिव का
नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का आज वास कहाँ है, उसका शुभता कैसी है। तो भोलेनाथ जब तक खष्टी है तब तक वे वृषारूढ़ है, नंदी पर सवार हैं, जो अभीष्ट सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी हैं। और तत्पश्चात सप्तमी होने के बाद वो भोजन पर जाते हैं, जो पीड़ादायक। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, दिन के 11:20 से 12:14 तक। अमृतकाल रात्रि 7:58 से रात्रि के ही 9:36 तक। रवि जो प्रातः 4:58 से रात्रि के 9:36 तक। विजय मुहूर्त प्रातः अपराह्न 2:04 से 2:58 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:35 से 6:56 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:08 तक। ये बताते चले कि रात्रि के में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 4:54 से 6:36 तक। गुलिक काल अपराह्न 3:12 से 4:54 तक। यमगंड दिन के 11:47 से 1:30 तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 10:11 से 11:49 तक। गंडमूल प्रातः 4:58 से कल सूर्योदय 4:58 तक। तो ये रहे यानी दिन और रात्रि दोनों। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव आज अपनी ही राशि कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। चंद्रदेव अपनी ही राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, जो सूर्यदेव की राशि। मंगल देव अभी भी पूर्वत उसी राशि में है। बुध देव वृषभ राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मिथुन राशि में। और शुक्र देव मीन राशि से मेष राशि में आ गए। शनि देव मीन राशि में ही। राहु देव कुंभ और केतु देव सिंह राशि। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और स्व राशि चंद्रमा 1 ग्रह। ग्रहों के शक्ति को देखें तो शुक्र देव के राशि में 2 ग्रह, चंद्रदेव की राशि में 2 ग्रह और से सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह है, जो कि शनिदेव है। शुक्र और राहु को छोड़कर, क्योंकि शुक्र राहु स्वतंत्र ग्रह है, उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी नक्षत्र या राशि का आपस में परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों उपाय, दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं जून माह का, चूंकि आज पहली तारीख है जून माह का। जून मास के जो 7 पूरे मास के गोचर की तालिका है, आपके सूचनार्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बुधदेव 6 तारीख को गोचर करेंगे। मंगल देव 7 जून को गोचर करेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव 15 जून को। बुध देव पुनः 22 जून को और शुक्र देव 29 जून को। बुध देव अभी अस्त चल रहे हैं। बृहस्पति देव 12 जून से अस्त होंगे और चंद्र देव 24 जून से। तो यह आपके सूचनार्थ केवल है। तो हम चलते हैं हम अपने दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति में, जो 9 तारा चक्र पर आधारित है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आपके जन्म कुंडली में, उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा, वह इस प्रस्तुति में होता है। तो इसे 9 तारा चक्र बोलते हैं। चंद्रमा का आज का जो फल होगा उसे तारा बलम बोलते हैं, और जिस सिद्धांत पर आधारित है वह 9 तारा चक्र। 9 तारा चक्र अद्भुत पद्धति है, जिसके अनुसार हम यह देख पाते हैं कि
नक्षत्रों का प्रभाव कैसा है। और हमने एक शब्द प्रयोग किया था, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वरूप। तो यहां बताते चले ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, और नौ तारा चक्र जातक के जीवन के परिप्रेक्ष्य में, यानी नौ तारा चक्र को वो जानकर अपने जीवन में दशा महादशा का परिणाम क्या होगा। जन्म कुंडली में यदि ग्रह अच्छी स्थिति में भी हैं, लेकिन नौ तारा चक्र पर वो खराब परिणाम दे रहे हैं, तो परिणाम खराब ही होंगे। साथ ही साथ हमारे जीवन में जिस व्यक्ति से भी संबंध हो रहे हैं उनके अगर नक्षत्र को हम जान जाए, आपस में तालमेल करें, तो वह हमारे लिए लाभदायक होगा, या किस हद तक लाभदायक होगा, अगर लाभदायक होगा तो, और हानिकारक होगा तो उसकी हानिकारक की कारकता की सीमा क्या हो, किस हद तक हो, यह सभी हम नवतारा चक्र से जान सकते हैं। नवतारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए हमने इसका वीडियो अलग से डाला है। तो और आपके आग्रह पर, जिसमें उस वीडियो में हमने कुछ कुंडली भी ली है, दशा महादशा के बारे में भी विस्तार से बताया है, और साथ ही साथ भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान का जन्म कुंडली का भी जिक्र किया है, और आपस में नौ तारा चक्र से संबंध कैसे रहे, जो कि सच बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो जरूर देखें, नौ तारा चक्र पर हमारी प्रश्न अद्भुत यह है, और यह सटीक आपको निर्णय देता है, यह आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। अपने आप को, अगर खराब परिस्थिति में आने वाला समय है तो अपने आप को आप मजबूत करेंगे, कर्म से उसे सुधारेंगे, कर्म से जो अशुभता है उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे, उसकी जो सीमा है उसको थोड़ा कम करेंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा और आत्मबल मजबूत होगा, जिससे कोई भी चैलेंज आप आराम से पार कर लें। तो ये रहे नौ तारा चक्र पर, और उसी आधारित पर चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कैसा फल होगा जिसे तारा बोलते हैं। तो संक्षेप में यहाँ नौ तारा चक्र पर हम बता देते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और उन 27 चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं, नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं, और होते हैं 27 नक्षत्र, किंतु ग्रह होते हैं 9 ही। इसलिए उन 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों से कैसे जोड़ा जाए, इस हेतु सभी नक्षत्रों को 3 श्रेणियां बनाई गई। पहले भाग में पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरे भाग में 10वां से 18वां नक्षत्र, और तीसरे भाग में 19वां से 27वां नक्षत्र को रखा गया। ध्यान देंगे, पहले श्रेणी में पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां, और तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु से आरंभ, जैसे महादशा में भी होता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, और इसी क्रमानुसार ग्रहों को रखा गया। तो हम आगे चलते हैं, और इस प्रकार पहला ग्रह जो हुआ केतु देव, और नक्षत्र का पहला समूह जो बना, यानी पहला, 10वां और 19वां, हर श्रेणी में से उनका स्वामित्व केतु देव को पहले ग्रह को दिया गया। दूसरे ग्रह बने शुक्र, उनको दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रमशः 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र के स्वामी को ग्रह नक्षत्रों का स्वामित्व मंगल को दिया गया, और अंत आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र जो बने उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। तो इस तरह से सभी ग्रहों को, केतुदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल देव, राहुदेव, बृहस्पति देव, शनि देव को उनके जो महादशा के क्रम है उन्हीं क्रमानुसार नक्षत्रों से संबद्ध किया गया, उनके स्वामित्व बने, और ये ग्रह इन्हीं नक्षत्रों के फल देते हैं। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी हुए
गणना वहीं से आरंभ होती है, क्योंकि जातक का, किसी भी जन व्यक्ति का, कि महादशा जिस चंद्र नक्षत्र में जन्म होता है, उनके नक्षत्र स्वामी जो होते हैं, वहीं से महादशा उसकी आरंभ होती है। तो गणना वहीं से आरंभ होती है और आगे बढ़ते हैं उसमें। तो पहला जो ग्रह होता है, वो जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी होते हैं। वे पीड़ा देते हैं, लेकिन कम पीड़ा देते हैं, मिश्रित फल देते हैं, शुभता अशुभता दोनों देते हैं। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं, वे शुभ फलदायी होते हैं, और उनकी शुभता जैसे से क्रम बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक उसके विपरीत, पहले ग्रह से अगर गणना से आरंभ करते हैं, तो तीसरे, पांचवां, सातवां नक्षत्र जो होते हैं, वे पीड़ादायक होते हैं, बाधादायक होते हैं, खतरा उत्पन्न करते हैं, विपत्ति देते हैं। और उनकी अशुभता जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वैसे वैसे उनकी पीड़ा का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। इसलिए आप इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम गणना करते हैं। और यही जो है, इसी आधार पर हम अपने ग्रहों को भी देख सकते हैं, महादशा के ग्रह कि कौन से श्रेणी में आ रहे हैं, तीसरा, पांचवा, सातवां में है, तो हमें कैसा काम करना चाहिए, ऐस अगर सावधान रहना चाहिए, पीड़ादायक होंगे, इसलिए अधिक पीड़ा न हो, तो हमें चैलेंज स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। और वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो जो ग्रह होते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और उसमें अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, तो और जितने भी अच्छे कार्य हैं उसको संपन्न करना चाहिए। तो ये रहे संक्षिप्त परिचय। उसी तरह से यदि आपका कोई मित्र, कोई परिजन आपके 3 से 5वें 7वें नक्षत्र में पड़े, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पीड़ा देंगे, और ये तैयार भी रहे, मानसिक रूप से तैयार भी रहे। तो ये इस तरह से आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि वह पार्टनर आपके लिए 3 से 5वें 7वें श्रेणी में तो नहीं आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं आज के तारा बल में, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो आज चंद्रमा 9:36 तक अश्लेषा नक्षत्र में है, और तत्पश्चात वे अश्विनी, माघा नक्षत्र में आएंगे। तो पहले भाग में जो कॉलम है वह चंद्रमा के गोचर का है, और आपका जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसको रो में पकड़े। यानी यदि हम इसको देखें, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से आप पकड़े इनको, और इस, मान लीजिए आपका जन्म मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र में हो, तो अपने रो को पकड़े। तो आप देखेंगे कि पहले भाग में ये प्रत्यरी है, जो कि अशुभ फलदायी, और दूसरे भाग में ये साधक बन जाते हैं, जो कि शुभ फलदायी। और इसी अनुसार हम, हर व्यक्ति अपने जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसके अनुसार आज का फल देख सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ बता दें कि जो तारा बल है वो आज के बारे में बताता है, और जो नव तारा चक्र है आपके जीवन काल के बारे में बताता है। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति। अब जो है, कुछ लोगों का कहना है कि आज का जो हमारा दिन है, यदि अशुभता की स्थिति में है तो उसका परिहार क्या है। यह हमें बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो आपको बताते चले कि हमने यह संकलन किया है। इसकी प्रमाणिकता हम अभी नहीं कर पाए, आप करें और हमें फीडबैक में दें।
तो जन्म अगर नक्षत्र में आपके ग्रह पड़ते हैं, यानी जन्म ग्रह हो, और वो पीड़ादायक हो, पीड़ा दे रहे हो, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत्त में यदि ग्रह आपके पड़ रहे हैं, यानी तीसरा ग्रह है, तो गुड़ का दान करें। यदि पांचवा ग्रह है तो नमक का दान करें, प्रत्ययी है तो। और सातवां ग्रह है तो उस मुहूर्त को, उस अवधि को, या आज को, उसमें सावधान रहे और कोई भी मुहूर्त उस दिन का नहीं करें। और मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये रहे परिहार उपाय। अब हम ले चलते हैं, अभी तक हमने देखा चंद्रमा के जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। हम आपको अब ऐसे जगह ले आए हैं जो चंद्रमा आपके जिस राशि में है उसके अनुसार आज का दिन कैसा होगा। तो यहां बता दें आपको कि चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी से हम गणना देखते हैं। चंद्रमा, पुनः बता दें, आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वही आपकी राशि होती है। सॉरी, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी जो है राशि होती है। लगन से इसे नहीं देखा जाता। तो आज चंद्रमा 9:36 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे अपनी ही राशि कर्क से सिंह राशि सूर्य देव की राशि में जाएंगे। तो आज का फल कैसा होगा यह देखते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में है और वे सिंह राशि में जाएंगे। तो जब तक कर्क राशि में है तब तक के लिए वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लिए दिन उत्तम है। और जब वे सिंह राशि में जाते हैं तो मिथुन, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए दिन उत्तम है। उत्तमता के संकेत दे रहे हैं। इसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो इस अनुसार आप फल देख सकते हैं कि आपके लिए कितना फलदायी है। हमने आपको चंद्रमा की राशि के अनुसार बताया। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। स्वागत है आपका चौघड़िया ज्योतिष। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है और किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई कार्यारंभ, तो भी इस मुहूर्त का उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मुहूर्त को नहीं देख पाया, उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहता, तो कम से कम उसे सलाह दी जाती है कि चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग अलग वीडियो चौघड़िया पर बनाया है, और जिसमें चौघड़िया कैसे बनता है और चौघड़िया की उपयोगिता क्या है, चौघड़िया का ग्रहों से संबंध कैसा है, चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध कैसा है, ग्रहों से संबंध कैसा है, और किन किन कार्यों के लिए वह चौघड़िया, कौन कौन कार्यों के लिए कौन कौन से चौघड़िया उपयुक्त हुआ करते हैं, उस प्रस्तुति में हमने डाला है विस्तार से। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में विस्तार से उसमें प्रस्तुत की गई है। जरूर देखें, उसका लाभ उठाएं। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं दिन के और 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और सातों चौघड़िया को सप्ताह के सातों दिन से संबद्ध किया गया, और वे 7 दिन 7 ग्रहों से उनके चूंकि सातों दिन जो होते हैं सप्ताह के, उनके स्वामी 7 ग्रह होते हैं, इसलिए सभी सातों चौघड़िया 7 ग्रहों से संबद्ध हुए, उनके स्वामी बने। और आमतौर पर दिखने में फलदायक, नहीं फलदायक भी हो सकते हैं, किंतु उनका उपयोगिता विशेषकर कुछ विशेष प्रयोजन के लिए बहुत ही शुभकारी है। तो ये पूरी सूची आपके लिए उपलब्ध है, और विस्तार से उस प्रस्तुति में हमने जिक्र किया है।
जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आज के दिन का उपयोग करने के लिए। हमने नवतारा चक्र पर देखा हमारा समय कैसा होगा, आने वाला समय के लिए हम तैयार करते हैं, किंतु यहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं और आने वाला जो कर्म करेंगे उसका फल कैसा होगा, उसके लिए इस चौघड़िया को देखना चाहिए। तो आज का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, चूंकि रविवार आज है, सूर्य देव इनके स्वामी हैं। आमतौर पर तो अशुभ होंगे, लेकिन सरकारी कार्य के लिए ये उपयोगी होता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग वीडियो डाला है, आप इसे देखें और लाभान्वित हों। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रजन, परिजन और शुभेच्छुजनों को, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आए, वे भी चौघड़िया का उपयोग कर जो अपने कार्यों में है शुभता ला सकें और अशुभता को समाप्त कर सकें। चलिए हम चौघड़िया की ही अगली अगले भाग में चलते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। तो सप्ताह के आज कहा आज किस, क्योंकि आज दिन रविवार का है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से आज समाप्त हो रहा है। 7 ही चौघड़िया होते हैं, लेकिन दिन के 8 होते हैं और रात्रि के 8 होते हैं। और जब भी चौघड़िया देखें तो ये जरूर देखें कि अशुभता से व्याप्त तो नहीं है, क्योंकि दिन का चौघड़िया अक्सर वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो जो भी अशुभता से जो अवधि अशुभता से अधिव्याप्त हो, उसका त्याग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया तथा उद्वेग चौघड़िया संध्या का, यह क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 1:05 से 2:23 तक है और काल रात्रि से ग्रसित है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शेष आप उपयोग कर सकते हैं अपने प्रयोजन के अनुसार। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं 5वें भाग में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष। हम इसका संक्षिप्त में यहाँ पर चर्चा करते हैं और कुछ विस्तार से, हल्का सा विस्तार से अंग्रेजी में जो विशेषकर अंक ज्योतिष पर जो प्रस्तुत है, जिसमें आज से हमने कुछ एक नई सीरीज आरंभ किया है कि अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों का कैसा संबंध हो। तो आज हम ये जानते हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक पर हम प्रयोग करते हैं, शून्य को जो है इग्नोर करते हैं, शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वो अनंत को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। और जो मूलांक होते हैं, जो अंक होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, वो एकल अंक में 1 से 9 तक किया जाता है। इससे ज्यादा अंक समूह के वाले अंक मिले तो उन अंक में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि हमें शब्द मिले तो हर शब्द में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अक्षरीय मूल्य होता है, उसमें परिवर्तित कर, उससे परिवर्तित कर अंक में परिवर्तन कर लेते हैं, फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और इस तरह से हम अंकों की भाषा में इसकी गणना करते हैं। तो आज जन्म तिथि महत्वपूर्ण होता है। जो अंक ज्योतिष जो होता है जन्म तिथि के इर्द गिर्द ही घूमता है। जन्म तिथि में मूलांक होते हैं और भाग्यांक होते हैं। जन्म तिथि में जो अंक हमें ईश्वर द्वारा मिलते हैं, वो जन्म तिथि जन्म दिनांक में तिथि जो होता है 2 अंकों का हो सकता है, 1 से 2 अंकों का, माह 1 से 2 अंकों का और वर्ष 4 अंकों का। जन्म तिथि का योग जब करते हैं वो मूलांक बनता है, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं। और जन्म तिथि में जब जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है। मूलांक और भाग्यांक का संबंध ही जीवन के बारे में बताता है। और यदि इसमें ताल में लक्ष्य नहीं रहे या ताल में लक्ष्य रहे, तो उस जो हमारे अंक, अन्य अंक जो हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, जैसे मोबाइल, नाम, शहर, मकान संख्या, गाड़ी संख्या आदि, हमारे इस पूर्णांक और भाग्यांक के सब संबंधों को सकारात्मक और नकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। तो अंक ज्योतिष बहुत आसान है सीखना, साथ ही साथ उपयोग करना, कि आपका जो अंक प्रयोग में कर रहे हैं वो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है या नकारात्मक। यदि नकारात्मक दे रहा है तो उसमें सुधार लाकर सकारात्मकता लाए, जो पंचांग के महत्ता है। तो आइए आज के दिन के बारे में सोचे। आज दिन 1 जून 2025, मूलांक 1 और भाग्यांक 7 होगा। 7 भाग्यांक वाले लोगों, भाग्यांक का संबंध विभिन्न मूलांक में जन्मे जातकों के लिए आज का क्या होगा।
यहाँ पुनः बता दें कि विभिन्न मूलांक वाले जातकों का जो स्वभाव है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग से जो हमारा अंग्रेजी न्यूमरोलॉजी है उसमें एक नया प्रस्तुति आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे भी उसमें ही लेकर चलते हैं, जरूर देखें उसको। तो पहला जो एक मूलांक वाले जातक जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ होता है, एक मूलांक होता है और इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो 1 और 7 का संबंध तटस्थता का, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। ज्योतिष के लिए बहुत ही उपयोगी कॉम्बिनेशन। 2/11/2029 जिनका जन्म तिथि हो, 2 मूलांक है, 2 और 7 आपस में तटस्थता का संबंध है, 30% सफलता का दर है। अगर इनका जो इंट्यूशन मिलता है, जो इनके पूर्वानुभूति होती है, जिस किसी भी चीज का पूर्वानुमान हो जाता है, उस पूर्वानुमान के साथ यदि कार्य करें तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 3/12/2130 का जन्म तिथि जिसका हो, किसी भी माह का, 3 मूलांक होता है। बृहस्पति देव जिनके स्वामी होते हैं, आपस में संबंध शत्रुता का, 3 और 7 का। फिर भी यदि शिक्षा क्षेत्र में से जुड़े रहते हैं जातक, तो 3 से 4 स्टार मिल सकते हैं, 80 से 100% सफलता का दर हो सकता है। यदि ये शिक्षक शिक्षा या ऑकल्ट, हीलिंग, एजुकेशन से संबंध रखें तो इनका जो सफलता का दर है बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि 4, 13, 22, 31 तारीख हुआ करता है किसी माह का। राहु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, संबंध मित्रता का है आपस में, और स्टार 4 मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर है। और ऑकल्ट के लिए, यदि ऑकल्ट में जातक संबंध आज रखते हैं तो इनके लिए सफलता का दर बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 जिनका जन्म तिथि है, 5 मूलांक होता है, बुध देव इनके स्वामी होते हैं। रिश्ता तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। ऑकल्ट के लिए में संबंध यदि है तो इनके लिए सफलता का दर बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि है, 6 मूलांक होता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तमता का है, मित्र आपस में 6 और 7, 3.5 स्टार है, 80 से 90% सफलता का दर है। स्पोर्ट्स फील्ड गेम से यदि संबंध रखते हैं, खासकर जो पैरों से खेले जाएं, तो उनमें सफलता का दर इनका बढ़ सकता है। 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि हो, 7 जिनका मूलांक बनता है, केतु देव जिनके स्वामी होते हैं, आपस में संबंध तटस्थता का है, 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। इनको थोड़ा संतोष हो सकता है, मैरिज लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें अपने संबंधों को लेकर, क्योंकि 2, 7 अंक इसलिए कहा गया है, अपने मोबाइल में भी 7 अंकों का जोड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 7 और 7 आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 8 इनका मूलांक बनता है, शनि देव इनके स्वामी होते हैं। 8 और 7 आपस में मित्र का संबंध है, 70% सफलता का दर होता है। और ऑकल्ट से यदि संबंध है तो दिन उत्तम होने की संभावना है। 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि हो, 9 मूलांक बनता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। 9 और 7 का संबंध अति शत्रुता का, सावधानी जरूरी है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर है। फिर भी यदि ऑकल्ट से संबंध रखते हैं जातक, जिसमें एग्रेशन नहीं शांति है, क्योंकि ऑकल्ट एग्रेशन से नहीं होता, उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, केवल पेशेंस की आवश्यकता होती है और एक लगन की आवश्यकता होती है, तो उसमें सफलता का दर बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है हमारे दैनिक पंचांग की। आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई, डेटा पंचांग से ली गई, छवि गूगल से ली गई है। और यह आप पहली बार यदि हमें इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना मिल सके, और साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में।
ताकि उनके जीवन में भी शुभता का प्रकाश फैल सके, उनके जीवन में भी समृद्धि आ सके, सकारात्मकता आ सके और उनका जीवन सफल हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह बताते चलें कि अंक ज्योतिष की जो अंग्रेजी की प्रस्तुति है उसमें विभिन्न मूलांक वाले लोगों के लिए 1 से 31 तक जो आज की तिथि है, तिथि के अनुसार आज की तिथि जिनका है उनके अनुसार कैसा जो है उनका नेचर होगा, स्वभाव कैसा होगा, यह हम लेकर आ रहे हैं एक नई प्रस्तुति के साथ। जरूर देखें अंग्रेजी में जो हमारी प्रस्तुति है अंक ज्योतिष पर न्यूमरोलॉजी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं, अब यहाँ विराम लेते हैं। और आप सूर्यदेव की असीम कृपा पर बनी रहे, सूर्य उनका प्रकाश आपके लिए लाभकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप यहाँ विराम लेते हैं, कल फिर नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जाने के पूर्वाग्रह यही है कि आप फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फिर आपके फीडबैक से ही हम प्रस्तुति में नयापन लाते हैं, इसकी उपयोगिता और बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इतना ही। आपका दिन शुभ हो।